हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही समय रह चुका है। इससे पहले अगर हरियाणा की राजनीति की बात की जाए तो इस बार गठबंधन के तहत नहीं, हालांकि पहले भी नहीं, लेकिन इस बार जो चुनाव होने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बीएसपी का जहां आईएनएलडी के साथ गठबंधन हो चुका है, आम आदमी पार्टी 90 सीटों के ऊपर दम ठोक रही है। उन्होंने 15 दिन में 45 रैलियाँ करी हैं। उन्होंने बोला ये एक बड़ा बदलाव है। कांग्रेस जो है हरियाणा मांगे हिसाब लगातार चला रही है, वो भी अलग अलग रैलियाँ कर रही हैं। और बीजेपी सरकार जो है, मौजूदा सरकार जो सत्ता में है, वो लोगों को जिस तरीके से चुनावी वादे, जो चुनावी कहते हैं अनाउंसमेंट्स, वो करना शुरू हो चुकी हैं। इस पूरे मामले के ऊपर और कैसे रहेंगे जो ये चीज़ें चल रही हैं इस समय हरियाणा में, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट धीमान सर मौजूद है। सर, राजनीति अगर हरियाणा की समझी जाए, आईएनएलडी का गठबंधन हुआ, दुष्यंत चौटाला उनका पार्टी के साथ अब अलायंस टूट चुका है। कांग्रेस हरियाणा मांगो हिसाब कर रही है, आम आदमी पार्टी कहते हैं हमने रैलियों से एक बड़ा बदलाव है, एक इस बार होगा। क्या आप देखते हैं, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि इस बार राजनीति में हरियाणा में खास तौर पे क्या सिनेरियो रहने वाले हैं? आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए इस सारे एपिसोड को मैं 2004 में लेके जाना चाहता हूँ, ताकि आपके दर्शक अच्छे तरीके से समझ जाएं कि हम कौन सी दिशा में हरियाणा की राजनीति जा रही है, हम कहाँ खड़े हैं, दूसरे राजनीतिक दल कहाँ पर खड़े हैं। 1999 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो हरियाणा में इनेलो और बीजेपी का गठबंधन में चुनाव लड़ा गया था। 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 5 सीटें 10 में से आईएनएलडी के खाते में गई थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन गठबंधन में चुनाव लड़ने के बावजूद हरियाणा से आईएनएलडी के जो 5 एमपी थे उनको शामिल नहीं किया सरकार में और आईएनएलडी को बाहर से समर्थन देना पड़ा। लेकिन क्योंकि लोकसभा का गठबंधन में चुनाव लड़ा गया था 99 में, तो जब मार्च फरवरी 2000 में जब चुनाव हुए हरियाणा में, तो अभी बीजेपी का और आईएनएलडी का गठबंधन हुआ, तो आईएनएलडी को 47 सीट मिली, बीजेपी को 6 सीट मिली थी। उस वक्त चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे जब बने दोबारे 2000 में दोबारा चुनाव के बाद, जबकि दल बदल से पहले बन गए थे। तो बीजेपी को उन्होंने शामिल होने के लिए कहा क्योंकि गठबंधन में चुनाव लड़ा गया था। लेकिन गठबंधन में चुनाव लड़ने के बावजूद जैसे लोकसभा के गठबंधन के लड़ने के बाद आईएनएलडी शामिल नहीं हुई सरकार में, ऐसी बीजेपी हरियाणा में सरकार में शामिल नहीं हुई, बाहर से समर्थन देते रहे। चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर बने थे और 10 मंत्री उनके साथ बनते रहे। 4 मंत्री पद खाली रखे बीजेपी के लिए चौटाला साहब ने, और जबकि 5 साल सरकार चलाई तो वो 10 की ही सरकार चली। 4 सीटें आखिर तक बीजेपी के खाते के लिए रखी, बीजेपी शामिल नहीं हुई। लेकिन जैसी सरकार को 2-1 साल हुए, बीजेपी के नेताओं के द्वारा सरकार का कुछ नीतियों पर विरोध करना शुरू हो गया और आंतरिक तौर पर उनका इतना विवाद बढ़ता चला गया कि उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया अपनी सरकार के खिलाफ। बीजेपी वालों ने उनके ऊपर मन के फरीदाबाद में तो लाठीचार्ज भी हुआ। तो संबंध इतने कटु हो गए। जब 2004 का लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी और आईएनएलडी का गठबंधन टूट गया, दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और सोनीपत से सिर्फ एक सीट बीजेपी की। 2004 में कांग्रेस की 9 सीटें आ गई, केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन गई। तो जब 2005 में फरवरी में जो चुनाव हुआ हरियाणा का, तो आईएनएलडी अलग थी, बीजेपी अलग थी, इनका चुनाव नहीं हुआ और कांग्रेस को 67 सीटें मिली, आईएनएलडी को 9 सीटें मिली। 2004 का जब लोकसभा चुनाव हुआ और 2005 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, 9 महीने का कार्यकाल था, तो उस वक्त भी चौटाला साहब ने या उनकी सरकार ने ऐसी बहुत सारी घोषणाएं की थी जिससे लोगों का जो अविश्वास था आईएनएलडी सरकार के प्रति कि वो दूर हो जाए। लेकिन लोगों ने उन घोषणाओं पर स्वीकारता नहीं की और आईएनएलडी की सरकार चली गई 9 और कांग्रेस की सरकार आ गई। फिर जब 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ, उस वक्त हजका सत्ता में आ चुकी थी, उधर मतलब पार्टी बन चुकी थी, तो कांग्रेस को सिर्फ 40 सीटें मिली थी और ऐसे ही 19 में बीजेपी को 40 सीटें मिली। तो जब 14 का चुनाव हुआ लोकसभा का, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली हरियाणा से और बीजेपी का और हजका का गठबंधन था, तो हजका वाली अपनी 2 सीटें वो हार गई, तो बीजेपी को जो बाकी सीटें मिली और 2 आईएनएलडी को मिली, 1 कांग्रेस को मिली। तब हुड्डा साहब की सरकार थी। 2013 में 1 नवंबर को गुहाना में रैली करके बहुत सारी घोषणाएं की। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें रिजल्ट बहुत नेगेटिव रहा, 9 सीटों पे हार हुई। तो वो जो 4-5 महीने का कार्यकाल था, 6 महीने का, उसमें बहुत सारी घोषणाएं की, ऐसी रेगुलेशन पॉलिसी जारी की
कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी की। 10 साल के कर्मचारियों को पक्का करने के 31 दिसंबर 2018 तक भी एडवांस में पॉलिसी बना के, लेकिन जब 2014 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उनको सत्ता से बाहर कर दिया। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई। फिर जब 2019 में चुनाव हुआ, बीजेपी की 40 सीट आई, बीजेपी की 10 की 10 लोकसभा सीट आई, लेकिन विधानसभा में 40 सीट आई। अब जब चुनाव हुआ 2024 का, तो बीजेपी को 5 आई, कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को 5 आई। तो बीजेपी के लिए एक झटका लगा। बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदला, वर्तमान में नायब सिंह सैनी बने मनोहर लाल जी को हटा के। और अब जो घोषणाएं पिछले 4 जून 2024 से अब तक देख रहे हैं, बहुत सारी घोषणाएं ऐसी की गई हैं, या इनको माना कई बार लगता है कि जैसे दादा मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, उनके फैसलों को पलटा जा रहा है, ऐसा भी लग रहा है जैसी घोषणाएं हो रही हैं। बहुत सारी घोषणाएं इंप्लीमेंट कर दी गई हैं, बहुत सारी घोषणाएं इंप्लीमेंटेशन की स्टेज पे हैं। मैं जो कहना चाह रहा था इनमें कि 2004, 2014, 2024 आपके दर्शकों को ये 3 पैरामीटर्स मैंने कंपैरिजन करके दिए कि वर्तमान सरकार के 10 साल के खिलाफ इतना एंटी इनकम्बेंसी खड़ा हो जाता है, जो मैं बताने का प्रयास किया हूँ। चाहे 4 का हो, वो तो 6 साल 5 साढ़े 5 साल का था, चाहे 14 का था 10 साल का कांग्रेस सरकार, और चाहे 10 साल बीजेपी सरकार। इस एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। सर, आपने एंटी इनकम्बेंसी की बात करी, हमने बात करी चुनावी, जो आपने बोला कि घोषणाएं जो इस बार देखने को मिल रही हैं वो हर चुनाव में होती हैं। आपको लगता है सर, जब हम आखिरी में जब हम इस तरीके की घोषणा, आमतौर के ऊपर हर स्टेट में ऐसा होता है, लेकिन क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट वोटर्स पे पड़ता है? वोटर इस चीज़ को, अब क्या वोटर्स की सोच बदली है? क्योंकि हमने ये चीज़ पंजाब में देखी। क्या लगता है अब ये चीज़ें बदलनी शुरू हुई हैं लोगों के लिए कि अब बस नहीं, हमें जब सरकार आए तब हमारे साथ चीज़ें होनी चाहिए? जैसे पंजाब में सरकार कहती है कि हम जब से सरकार बनी है, घोषणाएं लगातार हो रही हैं, नौकरियां मिल रही हैं। आमतौर के ऊपर क्या होता था, बिल्कुल लास्ट में जाके चीज़ें होती थी। लगता है कि अब लोग समझदार हो चुके, लोगों को अब लगने लगा है कि नहीं, पहले चीज़ें, घोषणाएँ पहले स्टेज पे होनी चाहिए, ना कि आखिरी स्टेज पे। पूरे देश में, और हरियाणा पंजाब उसमें शामिल हैं, अगर आप स्वास्थ्य के मानदंड के उस पर देखें तो हमारे 60-70% लोगों में, और खासकर महिलाओं में देखें तो खून की कमी है। सब स्वास्थ्य मानदंडों पे ऐसे आता है कि महिलाओं में खून की कमी है। उस खून की कमी के कई कारण हो सकते हैं। एक तो रूटीन की खून की कमी है, एक है कि किसी को कोई शुरू में कुछ भी ना दिया जाए खाने को, जब उसका शरीर इतना अस्थि पिंजर बन जाए और बाद में उसमें इतना सारा उसको खाने को दे दिया जाए कि इसमें सारी कमियां दूर हो जाएं, तो क्या वो उसके लिए उतना स्वास्थ्य लाभ दे पाएंगी जो कि शुरू से दिया जाना चाहिए था? ठीक वैसे ही जो घोषणाएं सरकार ने की हैं, जिन जिन वर्गों के लिए की हैं, क्या वो 5 साल या 7 साल या 4 साल पहले नहीं दी जानी चाहिए थी? क्या वो लोग, उनको नहीं लगता कि भी आखिरी चरण में दी जा रही है हमें? इसका इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे? इसका इम्पैक्ट ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन लोगों को, क्या वो पुरानी बात भूल जाते हैं? जैसे 3-4 बड़ी घोषणाओं की बात करता हूँ। हरियाणा के सरपंचों ने मांग की कि हमें 10 लाख रुपए तक के काम बिना टेंडर के करने दिए जाएं। सरकार ने कहा कि नहीं, 2 लाख से ऊपर नहीं करने देंगे। पंचकुला में वो आए, सड़क जाम की, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछार छोड़ी, सरकार टस से मस नहीं हुई और ये कहना शुरू कर दिया कि सरपंच हैं जो कुछ घपले करते हैं, कुछ ये करते हैं, वो करते हैं, उनका विरोध हुआ। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने, इन्होंने कहा नहीं, 5 छोड़ो, 10 छोड़ो, 20 छोड़ो, 21 लाख रुपए तक के काम आप बिना टेंडर के कर सकते हैं। क्या वो सरपंच जो आप बोलते हैं, उनके संगठन के लोग, कि क्या उनको जो हमारे लठ लगे थे, हमारे जो उस वक्त हमें जो बोला गया था, क्या हम वो भूल जाएंगे? क्या इसका इम्पैक्ट सरपंच मान लेंगे? ऐसे ही किसानों का था, किसानों का आंदोलन चलता रहा दिल्ली में, अभी भी जो शंभू बॉर्डर पे और 2 जगह पर बॉर्डर पे बैठे हैं, उनके बारे में जो जो बोला गया था, क्या वो भूल जाएंगे? अंत में, हालांकि आज जितनी सारी घोषणाएं की हैं, मैं ये नहीं कहता कि सबका इम्पैक्ट नहीं होता है। मुख्यमंत्री ने जो अभी 2000 रुपये पर एकड़ का बोनस के नाम पे जो 1300-1350 करोड़ रुपये जो लोगों के पास जा रहे हैं, ताज़ा लोग चीज़ याद भी रखते हैं, ऐसा भी नहीं है। बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री तो ये कहा करते थे कि पहले ही काम किए हुए भूल जाते हैं, बाद में काम किए याद रहते हैं। तो ऐसा भी होता है, कई बार इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है। पर सामान्य तौर पर मैंने जो 2004, 2014,
24 का जो बात अभी तो रिजल्ट आएगा, तो मैंने जो पिछला इतिहास बताया कि उसमें देखा कि घोषणाओं का उतना इम्पैक्ट नहीं आ पाता है जितना समय रहते आ पाता है। जैसे हरियाणा के कर्मचारियों के बारे में, जो अस्थाई कर्मचारी हैं, नायब सिंह सैनी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है, ऐतिहासिक फैसला है। आज तक के हरियाणा के इतिहास में इतना बड़ा फैसला नहीं हो सकता। लेकिन उसमें क्या है, जैसे कहते हैं कि गांव में एक कहावत होती है कि दूध तो देती है, मींगना पाके देती है। मतलब उस दूध का क्या फ़ायदा अगर उसमें उसमें कुछ और वो मिलावट है। सर यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझना चाहेंगे कि जो अब सिनेरियोस चल रहे हैं हरियाणा में, आम आदमी पार्टी है, सारी पार्टियों का है, कांग्रेस है, बीजेपी है। कांग्रेस और बीजेपी कहती है कि सिर्फ 2 पार्टियों में ही चुनाव है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, बाकी पार्टियों में दम ठोक रही हैं। सारी पार्टियों की बात कीजिए तो कहाँ के स्टैंड करती है, लगता है इस बार कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियोस और अलग तरीके के जो चुनाव होंगे? हरियाणा के लोकसभा के चुनाव परिणाम को अगर आप देखेंगे, हम भले कुछ भी कहते रहे कि देश के लिए चुनाव था, ये था, हरियाणा तो वो राज्य भी रहा है जहाँ से इंडिपेंडेंट एमपी भी बनता रहा है। वहाँ तो उस वक्त तो नहीं आया कि भारत सरकार के लिए बन रहा है, अगर लोग इंडिपेंडेंट एमपी बना रहे हैं। तो लोकसभा का पैटर्न तो ये रहा है कि यहाँ का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहा है। दूसरी क्षेत्रीय दल हमारे यहाँ 2-3 जो हैं, या आम आदमी पार्टी का शासकीय दल है, वो क्योंकि गठबंधन में था तो उस वक्त तो उनका वोट कांग्रेस के साथ ही मिक्स हो गया, तो पता नहीं लग पाएगा। अब उसके इम्पैक्ट को देखे जाए तो वर्तमान विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें भी कमोबेश बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ज़्यादा टक्कर रहने की संभावना है। क्षेत्रीय दल और आम आदमी पार्टी काम तो कर रही है संगठन के तौर पे। जेजेपी तो जैसे बिल्कुल ही वो संगठन भी बनाने पे लगी हुई है अभी। आईएनएलडी और बसपा का जो गठबंधन है ये एक बड़ा गठबंधन है, लेकिन ये देखने वाली बात है कि बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ इसको कितना लोग पसंद करते हैं। गठबंधन तो अच्छा रहा है, पहले कभी हरियाणा में इस गठबंधन ने अच्छा, मतलब एक अम्बाला की लोकसभा सीट भी उस पर जीती थी, 2 इनकी और भी एमपी की सीटें 98 में आई थी। बाकी जो कमोबेश जो लग रहा है ज़्यादा टकराव, ज़्यादा विपक्ष कांग्रेस और सत्ताधारी दल बीजेपी बीच में ही टकराव रहने वाला है। कुछ पॉकेट्स पे ये दल भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इनके पक्ष में भी कहीं ना कहीं वोट आ सकती है, पर इतना मुझे निर्णायक की भूमिका में आज की डेट में नहीं लग रहा है। हरियाणा उन राज्यों में शामिल होता दिख रहा है जो मुझे, कि जहाँ पर हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये वो राज्य है जहाँ पर 2 दलीय राजनीति चल रही है, बीजेपी या कांग्रेस। यहाँ पर हमारी हमेशा हरियाणा में एक तीसरा दल, क्षेत्रीय दल रहा है, तीसरा विकल्प रहा है हरियाणा में। पर इस बार ज़्यादा ऐसी स्थिति लोकसभा के चुनाव को देख के लग रही है कि तीसरा विकल्प शायद वो इस बार जो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरे विकल्प पे शायद ना जा पाए। ठीक है सर, यानी कि जो बाकी है, आपसे आखिरी सवाल है, जेजेपी है, आईएनएलडी है, बीएसपी है, आम आदमी पार्टी जो लगातार दम ठोक रही है, उन्होंने 15 दिन में 45 रैलियां करी हैं, और क्या लगता है कि ये तीसरे स्तर पर ये पार्टियों में से कोई पार्टी उभर के आ पाएगी, सिर्फ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रहेगी? नहीं, कांग्रेस और बीजेपी में तो देखो फर्स्ट सेकंड तो उन्हीं में से रहने की संभावना है। ये जो दल हैं ये तो तीसरे नंबर पे आएंगे, जो भी कोई नंबर रहेगा इनकी, चाहे वो सीटों के अंक पे तो चाहे वोट प्रतिशत के तौर पे हो। ज़्यादा मुख्य मुकाबला तो इन दोनों के बीच में लग रहा है। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बड़े सीनियर जर्नलिस्ट देवान सर, जिन्होंने जानकारी दी कि इस बार चुनाव जो है क्षेत्रीय दल जाहिर है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर डालता है, लेकिन जिस तरीके से अगर इस बार जो चुनाव है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही होने वाले हैं हरियाणा में, अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि इस बार के चुनाव नतीजे किस तरह के विधानसभा के हरियाणा में रहते हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।